सवाल ये है कि पकौड़े तलना या पकौड़े तलकर व्यवसाय करना, पकौड़े तलकर रोजगार करना और इकोनॉमी पर विमा योगदान देना उपहास का बात क्यों है? इसके पीछे का कारण यह है कि जो भी चीज गांव से जुड़ी है, जो भी चीज कृषि से जुड़ी है, उसको हम हे दृष्टि से देखते हैं, उसको हम द्वयम मानते हैं। ठीक, हम ये मानते हैं कि जो किसान है वो कुछ नहीं करता है। हम ये मानते हैं कि जो किसान है भूखा नंगा रहता है। ठीक, और भूखा नंगा क्यों रहता है? क्योंकि हम कुछ वो कुछ करता नहीं है, वो अयोग्य है। ये हमारे दिमाग में, वो गंवार है। मतलब गांव शब्द में गंवार वो है जो गांव से जुड़ा हुआ है, गांव में रहता है। इसका कम पढ़े लिखे होना, शिक्षित होना, अशिक्षित होना, योग्य अयोग्य होना से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने चूंकि वो गांव से जुड़ा है तो हमने गंवार को गाली के रूप में ले लिया है। ठीक, तो उसको गंवार मानते हैं, मूर्ख मानते हैं, है ना, अयोग्य मानते हैं, उसको असभ्य मानते हैं उसको। मतलब गांव मतलब इतनी सारी हमने तमगे अपने भीतर बहुत गहरे बैठा लिए हैं। गांव का मतलब ये है। ठीक, वो अलग बात है कि हम जिन शहरों में रहते हैं उन शहरों का जो विकास है, जिसको जो भी चकाचौंध हम देखते हैं, वो गांव का शोषण करके हमने पाया होता है। हमारे तंत्र में व्यवस्था जो भी है, तंत्र की जो सोच है, जो मानसिकता है, जो हमारी सोच मानसिकता, वो ये है। तो चूंकि पकौड़ों में प्रयोग होने वाली सामग्री खेती की है, गांव से आती है, गांव से जुड़ी हुई है, गांव से संबद्ध है, तो हम उसको एक हमारे पता लगे ही बिना, हमको पता है जानबूझकर ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है, वो हमारी कंडीशनिंग बचपन से ऐसी है, परिवार की, समाज की, और जो जिस तरह से हम हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसी स्कूलिंग हमारी होती है, जैसे हम चीज़ों को देखना शुरू करते हैं कि इसको योग्यता कहते हैं, इसको अयोग्यता कहते हैं, है ना। जैसे बहुत लोग बोलते हैं अरे जनप्रतिनिधि तो कम पढ़े लिखे होते हैं, सरकारी कर्मचारी अधिक पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई का मतलब, यहाँ शिक्षित अशिक्षित का मतलब, पढ़ाई लिखाई का मतलब स्कूल की डिग्री कितनी प्राप्त की है उससे मतलब होता है, कैसे प्राप्त की उससे मतलब नहीं है। ठीक, 2-4 किताबें रट ली आपने, रट करके वही जाके पटक दिया, आंसर पेपर में लिख दिया तो योग्य हो गया। इसका योग्यता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसका नंबर प्राप्त करने से बड़ा गहरा संबंध है, अंक प्राप्त करने से बड़ा गहरा संबंध है, परीक्षाओं में स्थान प्राप्त करने से बड़ा गहरा संबंध है, लेकिन योग्यता से कोई गहरा संबंध नहीं है। भाई देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है ना, या जितने भी उनमें स्कूल हैं, एक तो हर अच्छे स्कूल में, अच्छे खराब हर स्कूल में कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी क्लास में टॉप करता है। ठीक, हर प्रतिवर्ष परीक्षाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की बोर्ड की। अब तो 8वीं की बोर्ड शायद नहीं होता है, पहले हम लोगों के समय पर तो बोर्ड भी होता था 8वीं का। तो 10वीं की परीक्षा हो गई बोर्ड की, 12वीं की परीक्षा हो गई बोर्ड की, ठीक है ना। इनमें जितने भी राज्य हैं उनके अपने राज्य बोर्ड हैं, तो उन बोर्ड में बच्चे अच्छे टॉपर्स बनते हैं, ठीक है ना, अच्छे नंबर लेकर के आते हैं। फिर जो देश का जो नेशन बोर्ड है, जो CBSE ICSE जैसे जो बोर्ड्स हैं, इनमें बच्चे पढ़ते हैं, इनके भी नंबर बहुत अच्छे आते हैं, इनमें ही बच्चे टॉपर्स बनते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यदि ये बच्चे बहुत योग्य हैं तो ये बच्चे करते क्या हैं? ये बच्चे अपने जीवन में जब 12 के बाद और अच्छी पढ़ाई पढ़ते होंगे, नौकरियां प्राप्त करते होंगे, तो करते क्या हैं? अपनी योग्यता का कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या दूसरे जो बच्चे कम नंबर पा करके, जैसे एक बच्चे ने टॉप किया, पूरा देश टॉप किया, ठीक, एक बच्चे ने देश नहीं टॉप किया, लेकिन दोनों बच्चे इंजीनियरिंग करने पहुंचते हैं, दोनों बच्चे मेडिकल करने पहुंचते हैं, दोनों बच्चे MBA करने पहुंचते हैं, वहां पढ़ाई पढ़ते हैं। तो क्या यह सवाल खड़ा होता है कि वो जो जिसने 12 टॉप किया है, जिसने 10वीं टॉप किया, वो टॉप ही करता रहता है? चलो मान लेते हैं वो टॉप ही करता रहता है, और जो फेल हुआ है, 10वीं जो कम नंबर पाया, 12वीं कम नंबर पाया, वो हर जगह कम नंबर पाता है। चलिए, क्योंकि प्रतिवर्ष ऐसे सैकड़ों बच्चे होते हैं, हजारों बच्चे होते हैं जो टॉप करते हैं प्रतिवर्ष। ठीक, सवाल ये खड़ा होता है कि ये सारे बच्चे जब जीवन में प्रवेश करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद, तो ऐसा क्या उपलब्धि हासिल करते हैं जो समाज के हित में होता है? क्या बहुत अच्छे पिता होते हैं? क्या बहुत अच्छी माताएं होती हैं? या बहुत अच्छे समाज के समझ रखने वाले होते हैं? क्या होते हैं? क्या ये अपराध नहीं करते हैं? क्या ये महिलाओं का सम्मान करते हैं? क्या ये बच्चों का सम्मान करते हैं? क्या इनकी दृष्टि बहुत साफ सुथरी होती है? क्या ये दूरदृष्टि रखने वाले होते हैं? ऐसा क्या खूबी होता है इनके अंदर? ये हम मूल्यांकन नहीं करना चाहते। भाई देखिए,
आपके पास स्कूली डिग्री क्या है, आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं उसमें, क्योंकि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था, जो ढांचा है, और उस ढांचे के बाद जो उसका आउटपुट है, आउटपुट का मतलब केवल नौकरी प्राप्त करना। पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार के बड़े चांस होते हैं, मलाई अच्छी मिलती है उसमें और वेतन अच्छा मिलता है। दूसरा, काम काज कुछ करना नहीं होता, खास कुछ काम का। जिलाधिकारी हुआ तो साइन मारता है फाइल पढ़ के, बस फाइल भी कोई दूसरा पढ़ता है, फिर उसमें टिप्पी बैठालता है। ऐसी कई प्रक्रियाएं होती हैं, कितने क्लर्क होते हैं जिनका एक फाइल में कई कई दौर सिग्नेचर बैठता है, तब जाकर के वो अपना देखता है, चेक करता है, अपना ऐसे फाइल पटकता है, साइन मार देता है। ठीक, ये काम है। या नेताओं के साथ में, जो सत्ता में है, सत्ता में नहीं है, उनके साथ में बातचीत, उनके प्रेशर पे, या उनको, या कैसे जो है मतलब और पैसा कमाया जाए, इन सब तीन तिकड़ों में, जिनका वास्तव में नौकरी से कोई संबंध नहीं होता है। अधिकतर ऊर्जा उन कार्यों में खर्च होती है, सरकारी जो कर्मचारी अधिकारीगण होते हैं, जिनका उनकी नौकरी से, उनकी ड्यूटी से, उनके कर्तव्य से, उनके उत्तरदायित्व से, उनकी जिम्मेदारी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। अधिकतर उनकी ऊर्जा, अधिकतर उनका समय उन कार्यों में वो अपनी इच्छा से निवेश करते हैं। तो कोई आपको दबाव डालता, भाई ठीक है, आपको नहीं करना है, मत कीजिए, कोई दूसरा स्थानांतरण हो जाएगा आपका, तो ट्रांसफर कौन सी बुरी बात है भाई, अधिकारी तो रहते ही है ना, आप करवा लीजिए। लेकिन नहीं, बने रहने के लिए, क्योंकि वो सत्ता का भोग होता है, शक्ति का भोग होता है, बने रहने का, तो ये एक अलग बात है। तो मैं ये कहता हूं कि योग्यता का मानदंड यहां पर ऐसा हो गया। ठीक, अब हम करते क्या है, क्योंकि पकौड़ा तलना किस कृषि से जुड़ा है, गांव से जुड़ा है, ठीक ना, और दूसरा भोजन पकाने से जुड़ा हुआ है। हम भोजन पकाने को भी बहुत दोयम स्तर पर देखते हैं, महिलाएं पकाती है ना, हमने महिलाओं को दोयम माना, तो पकौड़े तलने को दोयम मान लिया हमने। ठीक, क्योंकि भोजन बनाने को हमने दोयम माना है। ठीक है, वो अलग बात है कि बिना भोजन किए हम रह नहीं सकते हैं, वो अलग बात है कि स्वादिष्ट भोजन करने में हमें अलग आनंद आता है। ठीक, वो अलग बात है कि भोजन से ही हमारा जीवन चलता है, लेकिन हम भोजन के काम को दोयम मानते हैं, जैसे हम सफाई के काम को दोयम मानते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने पकौड़े तलने के काम को दोयम मान रखा है। जबकि मेरा मानना है कि पकौड़े तलने वाला रोजगार, या इस तरह के जो और रोजगार हैं, वो अच्छे रोजगार हैं, उनका आदर किया जाना चाहिए, उनका ऐसे बयानों का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। अगर पकौड़े तलने, देखिए भोजन आदमी करेगा ही, और यदि आप पकौड़ा तल रहे हैं तो रोजगार चलेगा ही। अगर मान लीजिए आप ही पकौड़ा तलते हैं, आप ही पकौड़ा सर्व करते हैं, आप ही का प्लेट धोते हैं, सब कुछ आप ही करते हैं, तो एक व्यक्ति को रोजगार हुआ, नहीं तो 2-3 लोगों को तो रोजगार दे ही सकते हैं, जैसी आपकी दुकान चलती बढ़ती है उस हिसाब से। इसको चलिए, इसको ये तो वो हो गया। जो नहीं दिखने वाली इकोनॉमी जो हम भागीदार बनते हैं पकौड़ा तलकर, वो ये है कि हम किसानों को रोजगार देते हैं, किसानों की इकोनॉमी को हम फायदा देते हैं। फिर तो हम चिल्लाते हैं कि किसानों का बड़ा शोषण हो रहा है, किसानों की जो उत्पाद हैं उनकी कीमतें कम मिल रही हैं, और उसी जगह पर हम पकौड़ा तलने के बयान का उपहास करते हैं, और बड़ी छीछा लीदर के साथ में उपहास करते हैं। मतलब आप पकौड़ा, अगर कोई एक सामान्य आदमी जाकर पकौड़ा तल रहा है चौराहे पर, तो वो उपहास का पात्र है। वही पकौड़ा आप बड़ी कंपनियों के आउटलेट्स जाकर के एक फूहड़ तरीके से खाते हैं, या फूहड़ पकौड़ा खाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उसका शेप बड़ा अच्छा होता है, वो आपको पसंद है। फिर जब बड़ी कंपनीज का पकौड़ा खाकर, जब उनके बढ़िया शानदार आउटलेट से आप पकौड़ा खाकर बाहर आउटलेट से आप पकौड़ा खाकर बाहर निकलते हैं, तो आप बोलते हैं देश का किसान का स्थिति ठीक नहीं है। अरे भाई, आपके कहां ठीक नहीं है, क्योंकि जो चौराहे पर सामान्य आदमी पकौड़ा तल रहा है, वो किसान से वाजिब कीमत पर ही लेता है, और आगे उसमें अपना थोड़ा सा लाभ लगाकर आपको वाजिब कीमत पर ही आगे बढ़ाता है। ठीक, लेकिन बड़ी कंपनी ऐसा नहीं करती हैं। बड़ी कंपनीज आपसे और किसान के बीच में बहुत ज्यादा अंतर कर देती हैं। ठीक, आप देश की इकोनॉमी पर चर्चा करते हैं, वेबिनार करते हैं, भाषण देते हैं, डिस्कशन करते हैं,
ठीक है ना। और तो और टपोरी टाइप की यूनिवर्सिटीज से आप पीएचडी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको वास्तव में इकोनॉमी की समझ है? नहीं है। जैसे हमने क्या किया है कि हमने किसी भी चीज को के प्रति अपने एक मानसिकता बैठाल रखी है, अपना एक मानदंड बैठाल रखा है, अपनी एक कंडीशनिंग बैठाल रखी है। हम उसी के आधार पर चलते हैं। हम कभी अपने भीतर झांक कर देखना नहीं चाहते हैं कि हमने जीवन एक बार आता है, फिर भी हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो हमने मानसिकता जो हमने कंडीशनिंग बना रखी है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। हमने जो मानदंड, जो कसौटियां बना रखी हैं वो सही हैं या गलत है, हम उस पर विचार नहीं करते हैं। क्यों? हम अहंकारी हैं, या हम कायर हैं, या हम फंसे हुए हैं। इस कारण हम मूल्यांकन नहीं करना चाहते अपना। हम इस बात का मूल्यांकन तो करते हैं कि पकौड़े तलने का बयान आया, जो कि एक रद्दी बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है, लेकिन हम इस चीज का मूल्यांकन नहीं करते हैं कि हमारा पकौड़े तलने पर जो हमारा जो जो प्रतिक्रिया है वो भी तो गैर जिम्मेदाराना हो सकती है, वो भी तो मूर्खतापूर्ण हो सकती है। हम इस चीज पर कभी नहीं जाते हैं। देखिए, यहां पे पकौड़े तलने का एक उदाहरण लिया गया है। इसको आप बहुत जगहों पर, बहुत मामलों पर आप फिट कर सकते हैं, बिल्कुल फिट होगा। मेरा मानना है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को, किसी भी देश को अगर विकास करना है तो उस देश के लोगों को, उस देश समाज को नौकरियों से बाहर आकर सोचना होगा। नौकरियों से बाहर आकर सोचना होगा। दूसरा, यदि कोई समाज आर्थिक रूप से स्वावलंबित नहीं है, उस समाज में उद्यमशीलता और उद्यमी लोगों की कमी है, तो वो समाज कभी इतना समृद्ध हो ही नहीं सकता है। विशेषकर भारत देश जैसे समाज, जहां पर नौकरशाही को अनाप शनाप अधिकार हैं और नौकरशाही को राजसी सुविधाएं प्राप्त हैं। एक छोटे से छोटे नौकरशाह को, एक छोटे से छोटे सरकारी कर्मचारी को भी इतनी ज्यादा वेतन मिलता है, इतनी ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं कि जिसमें जिसको अगर हटा दिया जाए, उनको अगर वाजिब स्तर पर रखा जाए, तो ये मान लीजिए कि भारत देश के बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, विकास की योजनाओं, बहुत ज्यादा, मतलब आप समझिए कि 20,000 रुपया महीना तो लोगों को रोजगार भत्ता दिया जा सकता है, वृद्ध लोगों को पेंशन दी जा सकती है। लेकिन हम इसको इस रूप में नहीं देखते हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं। हमारी नौकरशाही हमें देखने नहीं देती है, और हमारी अपनी खुद की, समाज की अपनी खुद की जो कमजोरी है, जो लालच है, वो नहीं देखना। क्यों? जो एक बार सरकारी नौकरी पहुंच गया उसका ईश्वर मान लिया गया, वो ईश्वर है, और उससे जुड़े हुए फिर पूरा परिवार होते हैं जो अपनी भोकाल हनक, मतलब स्थिति यह है कि अगर आप एक साधारण से मतलब पॉलिटेक्निक में अगर आप मास्टर हो गए हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, यदि आईटीआई में मास्टर हो गए हैं आप, ठीक, तो आप अपने आप को, अब कागज में पता नहीं क्यों इनको गजटेड ऑफिसर कह दिया गया है। अब गजटेड ऑफिसर होने ना होने कोई खास मतलब नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं। अब तो मैं तो कहता हूं सरकार को ये सब चीजें 3 कलम हटा देना चाहिए, ठीक, जैसा चला आ रहा है फालतू में। लेकिन वो अपने आप को राजा मान लेता है और उसी मानसिकता से जीता है। वो ये नहीं देखता है कि वो जिनको पढ़ाता है वो 10वीं पास है, या वो जिनको पढ़ाता है वो 8वीं पास है, वो ये नहीं देखता है, ठीक। वो ये देखता है कि मैं तो गजटेड ऑफिसर हूं। वो क्लास 2, क्लास 1, क्लास 3 इनकी बात करता है। अरे भाई, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया हूं कि क्लास 4, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1 का मतलब क्या है, क्यों होने चाहिए ये वर्गीकरण, क्यों जरूरत ही नहीं है, क्यों करते हैं हम ऐसा। इनका देखिए, जो प्रशासन है, जो जो मतलब जो नीति वाले जो नौकरशाह होते हैं, वहां पर तो इसका मतलब है कि भाई कुछ वरिष्ठ और कुछ कैसे क्या है, ठीक है। लेकिन बाकी इन सब का क्या मतलब है कि जो सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा है, जो लेक्चरर है, वो क्लास 2 ऑफिसर हो जाएगा। अरे क्या मतलब इन सब चीजों का? अरे भाई, आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, खत्म हो गई बात।
या आप क्लर्क हैं, यदि आप फलाने डॉक्टर हैं, यदि आप मेडिकल ऑफिसर हैं तो आप क्लास 2 क्लास 1 हैं, मतलब जो भी है। यदि आप पशु वाले डॉक्टर, अरे भाई आप डॉक्टर हैं, आप जानवरों के डॉक्टर हैं, आप आदमियों के डॉक्टर हैं। या कोई इंजीनियर है तो वो जो है गेस्टेड ऑफिसर है कि नहीं है? अरे भाई आप इंजीनियर हैं, आपका जो काम है वो काम कीजिए, आप इस विभाग में उस विभाग काम कीजिए। अब ये क्लास 2 क्लास 1 क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं इसका। लेकिन हमने इन सब चीजों का वर्गीकरण फालतू में कर रखा है। ये क्लास क्या होता है? हम एक तरफ से बोलते हैं कि हम वर्गीकरण नहीं करते हैं, हम जाति नहीं मानते हैं, हमारा संविधान कहता है। तो दूसरा, हम उसी जगह जो नौकरशाही हमारी है, जो ढांचा है, उस पर हमने जगह जगह पे क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, ऐसे खूब क्लासेस दे रखी है हमने। कोई तुक नहीं है। ये केवल इसका तुक सिर्फ इतना है कि यह भारतीय समाज के अंदर की सामंती मानसिकता को पोषित करता है, तुष्ट करता है और खतरनाक बनाता है, और आम समाज को, आम समाज के अधिकारों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को पीछे धकेलता है। इसके अलावा इस चीज का कोई मतलब नहीं होता। अब होता क्या है, जिस स्तर के आप अधिकारी होते हैं, जिस स्तर की नौकरी करते हैं, आपको उस स्तर के सरकारी आवास मिलते हैं, उस स्तर के आपको विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। दुनिया के जो भी विकसित और सभ्य या परिपक्व लोकतंत्र माने जाते हैं, वहां पर इस तरह की सुविधाएं नहीं है। वेतन मिलता है बस, और वेतन भी ऐसा वेतन मिलता है जो ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप वेतन मिलता हो। जो एक्चुअल न्यूनतम आय होती है उसके आधार पर वेतन मिलता है। सरकारी अधिकारियों को या सरकारी कर्मचारियों की एक्चुअल न्यूनतम आय नहीं, उस देश के आम व्यक्ति की जो एक्चुअल न्यूनतम आय होती है उसके आधार पर, उसके औसत के आधार पर। भारत में अगर देखें तो भारत में औसत जो एक्चुअल न्यूनतम आय है आम आदमी की, वो 500, 1000, 1500, 2000 रुपए बहुत अधिक करके है। आपको ढेरों ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनको 1000, 1500 मिलता है। अब आपको नहीं मालूम हो तो अलग बात है। बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर इतना ही है। ठीक, मतलब आप कहीं भी चले जाएं, बहुत लोग बोलते हैं नहीं अब तो 15-20 से नीचे कोई मिलता नहीं। अरे भैया आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, फिर आपको पता नहीं है, आप अंधे हैं, फिर आपको दिखाई नहीं पड़ता है। आप के मूल्यांकन जब इस चीजें कर रहे हैं ना, तो आपके भीतर लालच बैठा हुआ है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको 50,000 मिले। इस कारण आप बोलते हैं कि नहीं वो सब तो, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते हैं, आप नकारना चाहते हैं उस चीज को। आप कमजोर आदमी हैं, आप बेईमान हैं, अंदर से सामाजिक बेईमान हैं, आप सच को झुठला रहे हैं। भारत देश में आज भी लाखों लोगों का जो आय है वो 1000, 1500, 2000 रुपया महीना से अधिक नहीं है, इतना भी नहीं है। भारत में ऐसे लाखों किसान हैं जिनका पूरे साल बेचारे मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपमान झेलते हैं, शोषण कराते हैं, सरकारी छोटे छोटे कर्मचारियों के सामने निरीह बने खड़े रहते हैं गिड़गिड़ाते हुए। उनकी कितनी आय होती है? बहुत अधिक मेहनत करते हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं, प्रतिवर्ष मेहनत करते हैं, उनकी भी इतनी आय नहीं होती है। तो उनका औसत आय नहीं जोड़ेंगे आप, न्यूनतम आय नहीं जोड़ेंगे आप। और उन्हीं के विकास के लिए, उन्हीं के गांव में जाकर काम, जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, उनकी तुलना में वेतन 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना अधिक होता है। ये विसंगतियां हैं, लेकिन ये विसंगतियां हमको अच्छी लगती हैं, हमने स्वीकार कर रखी हैं, क्योंकि हमारी सोच सामाजिक नहीं है, क्योंकि हमारी सोच ईमानदार नहीं है, क्योंकि हम अंदर से सामंती सोच के, हम अंदर से हिंसक हैं, बर्बर हैं, असंवेदनशील हैं, क्योंकि हम अपने आप को देखना चाहते हैं। जो भी थोड़ा मजबूत हो गए तभी करप्शन होता है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं। देखिए बहुत ऐसे लाखों नहीं करोड़ों ऐसे स्नातक होंगे भारत में। एक समय तो प्रतिवर्ष लाखों स्नातक निकल रहा था, हजारों स्नातक निकल रहा था, जो गेस्ट पेपर पढ़कर, नकल करके, या उसके माता पिता जो कॉपी चेक करते हैं उन प्रोफेसरों के पास जाकर थोड़ा सेटिंग करके या पैसे दे करके मार्कशीट में, ओरिजिनल मार्कशीट में नंबर चढ़वाकर, इस तरह से उन्होंने अपनी डिग्रियां प्राप्त की हैं और सरकारी नौकरी पे गए। आज भी ऐसे हैं। तो इनको क्या कहेंगे आप? योग कहेंगे। बहुत ऐसी जो मतलब जिनमें खुला प्रतिस्पर्धा होता है, उन नौकरियों को छोड़ दें, वरना यूपीएससी और प्रादेशिक स्तर की जो
यूपीएससी होता है, उनकी जो नौकरियां निकलती हैं, जिनमें केवल इंटरव्यू से नौकरियां होती हैं या छोटा मोटा ऐसे ही लिखंत पढ़ंत वाले से, अधिकतर नौकरियां सेटिंग से या पैसे से या किसी अन्य प्रकार की डील से होती हैं, ऐसे ही दी जाती हैं। कहीं पर कुछ पारदर्शिता नहीं है, कहीं योग्यता कोई मतलब नहीं है। अब इसमें यदि आप घुस गए तो आप योग्य हैं, नहीं घुस पाए तो आप अयोग्य हैं। और जो आदमी घुस जाता है उसे पता है साफ साफ, वो अपने अंदर जानता है, उसके परिवार वाले जानते हैं, उसके माता पिता जानते हैं, सब जानते हैं कि ये आदमी बेईमानी से गया है, लेकिन पूरा जीवन वो अपने आप को योग्य बनाकर ही पेश करते रहते हैं। ये मानसिकताएं हैं हमारी, जिसका रोजगार से सरकारी, अब ऐसे ही लोग जब अंदर पहुंचते हैं सरकार के ढांचे के, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनके अंदर कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, तो फिर भारत समाज के लिए कामकाज कैसे होते हैं, राम भरोसे होते हैं हर स्तर पर। सर, हमारा संविधान का ढांचा ही ऐसा है जिसमें कागज पे तो कहते तो लोकतंत्र है, लेकिन चलता सामंत के हिसाब से है। मतलब भारत का संविधान भी ऐसा ही सिस्टम दिया गया है, आप कुछ कर नहीं सकते उस पर, सिस्टम ही ऐसा दिया गया है। कहने के ऊपर हेडिंग डाल दी गई है लोकतंत्र, अंदर सारा मामला सामंतवाद है। ये बड़ा बढ़िया सिस्टम है। मतलब अंदर भर दीजिए आप गोबर और या कुछ और, मतलब गोबर तो कुछ अच्छा भी होता है, कोई मतलब कुछ पौष्टिकता भी होती है इसमें। मतलब कोई कूड़ा भर दीजिए, करकट भर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए कि खूबसूरत फूल, ये है फल। तो हमें इन सब चीजों की मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है, हमें अपने आप को देखने की जरूरत है, हमें समाज को के चिंतन की जरूरत है, क्योंकि हमारी अगली पीढ़ियों का मामला है ये। मेरा यह कहना है कि रोजगार रोजगार होता है। आप अगर पकौड़े तलने वाली बात का मजाक उड़ाते हैं तो ये मान लीजिए कि आप फिर कभी भी किसी भी समाज का आर्थिक विकास की सोच नहीं रखते हैं। बेसिकली पकौड़े तलना और इन जैसे कामों से ही कोई समाज आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ता है और एक मजबूत देश बनता है, मजबूत समाज बनता है। ये बात आप नोट कर लीजिए। दुनिया के जो भी विकसित देश हैं वो इसलिए विकसित नहीं है कि वहां बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या वहां सबके पास सरकारी नौकरियां हैं, ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरियों के पास को देने के लिए जो सरकार के पास वेतन आता है, आम लोगों के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने के जो पैसा आता है, वो आसमान से नहीं आता है, वो देश के लोग ही देते हैं। और देश के लोग तभी दे पाते हैं जब देश के लोगों के पास खरीदने की क्षमता होती है, बेचने की क्षमता होती है, व्यापार करने की क्षमता होती है, तभी आता है। और दूसरा, सरकार की नीतियां कितनी भी कूड़ा हों, सरकार कितना भी किसान विरोधी नीतियां बनाए, यदि आपके व्यापार ऐसे हैं, यदि आपके रोजगार ऐसे हैं कि आपको किसान से सामान खरीदना है, तो किसान को लाभ पहुंचेगा ही। बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। आप देश की इकोनॉमी में हिस्सा बन सकते हैं, आप देश को आगे बढ़ाते हैं। सरकार की नीतियां कैसी भी हों, आप सहयोग कर सकते हैं। फर्क इतना है कि आप वास्तव में राष्ट्रभक्त हैं, आप वास्तव में देशभक्त हैं, या केवल पाकिस्तान पाकिस्तान, बांग्लादेश बांग्लादेश, मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन, ये मिसाइल टैंक बम बारूद, इन्हीं को ही देशभक्ति मानते हैं आप। यही सब बकवास करने को देशभक्ति मानते हैं, या आप कुछ ठोस करने को भी देशभक्ति मानते हैं आप अगर ये सब समझ रखने लगे तो आप भारत देश से भ्रष्टाचार को भी कम करने की ओर मदद कर सकते हैं। बिना अतिरिक्त प्रयास किए हुए आप स्वयं को जागरूक कर सकते हैं। बिना अतिरिक्त प्रयास किए हुए आप देश की आर्थिक विकास में भागीदार बन सकते हैं, आप अपने परिवार के आर्थिक विकास में भागीदार बन सकते हैं, आप अपने विकास में भागीदार बन सकते हैं। बिना अतिरिक्त प्रयास किए हुए केवल आपको अपनी सोच बदलनी है, मानसिकता बदलनी है, बस। इसमें कुछ लगता नहीं है, इसमें केवल आपको अपने भीतर के अहंकार को कम करना होता है, अपनी कुंठाओं को कम करना होता है, बस। इसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना होता है, इसमें बस आपको ईमानदारी चाहिए होती है अपने अंदर, सोच की ईमानदारी, दूसरे को कमतर न मानने की ईमानदारी, श्रम को सम्मान करने की ईमानदारी, श्रम को शोषित न करने की ईमानदारी,
न शोषण करने की, न शोषण करवाने की ईमानदारी, दूसरों के श्रम का उपहास न करने की ईमानदारी, बस यही कुछ चाहिए होता है। और ये चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। आपको केवल अंदर से एक सुंदर, खूबसूरत, सरल मना मनुष्य बनना होता है, बस कुछ नहीं करना है इसके अतिरिक्त। हो सके तो सोचिएगा,